तालीम बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी जो तरबियत और साथ ही साथ जो आपका जज़्बा, जो आपकी विल है ना, वो डिग्री को भी बीट कर देती है, हर चीज़ को बीट कर देती है। अगर आपके अंदर वो वल्वला हो, वो विल हो किसी चीज़ के पाने की, कहीं तक पहुँचने की। यानी कि जो क्रीम होती थी वो तो जाती थी साइंस के अंदर, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल में, और जो बेचारे कहीं भी नहीं जा पाते थे वो जो है आखिर में कॉमर्स में जाते थे। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हम एक बड़ी फील्ड को हमने इतना डिग्रेड किया हुआ है पाकिस्तान में। क्योंकि आपका कुछ करने का जज़्बा होना चाहिए, रास्ते बनते चले जाते हैं। आपने जो ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहें, वो आपके लिए बेहतर भी हो। हो सकता है जो आप ना चाहते हो, अल्लाह ने वो आपके लिए बेहतर रखा हो। तो आबशार की सूरत-ए-हाल होनी चाहिए कि जब वाटरफॉल होती है ना, तो जब वाटरफॉल हो रही होती है, तो चाहे उसके आगे कितना बड़ा पत्थर भी क्यों ना आ जाए, पानी अपना रास्ता बनाते हुए आगे चलता चला। अच्छा 4 महीने लगाए और 4 महीने के अंदर मैंने अल्लाह के फज़ल से बगैर कोई एग्ज़ाम फ़ेल किए 6 के 6 एग्ज़ाम पास कर दिए। 1, 2, 3, 4 जब 6 एग्ज़ाम पास हुए, तो उवैस इकबाल जनाब बन गया माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियर। अगर मैं गलती पे नहीं तो उस ज़माने में शायद कंट्री के पहले 15-20 लड़कों में से एक मैं हो गया। मेरा एडमिशन हुआ था, तो मुझे याद है कि मैं जब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में था, तो उस वक़्त हमारी क्लास के कुछ मेरे ख़्याल में 2 या 3 लड़के थे जिन्होंने उस वक़्त सीसीएनए पे जंप कर लिया था। सीसीएनए, सीसीएनपी पे, और हम लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है? हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये तुम छोटे-मोटे कोर्सेज़ करके तुम क्या कर लोगे? लेकिन जब हम ग्रेजुएट हुए तो उन लोगों का स्टार्ट ही अलग हुआ था, जिनके पास सीसीएनए, सीसीएनपी उस वक़्त था 99 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। मेंटरशिप कोचिंग जो है ना अर्ली एज में आपको नहीं मिलती। वो अगर सही से मिलना शुरू हो जाए इस एज में जिसमें बच्चे जो है निकल के इंटरेस्ट से जा रहे हों अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ, तो दैट कैन चेंज अ कि लॉट। एवरी किक ऑन योर बट मूव्स यू फॉरवर्ड। यूनियन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस में एमसीएसई का कोर्स लॉन्च किया और ये बनी मेरे सक्सेस की पहली स्टेप। हमने 30,000 रुपए का एक स्टूडेंट 30,000 रुपए उसकी फीस रखी। तो आप इससे अंदाजा करें मैं 3 दिन सीटीए वहाँ पे यूनियन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस में 3 दिन टीच करता था। हमने अखबार में इश्तिहार दिया, स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। मैं महीने का 1.5 लाख रुपए लेता था। जब वहाँ पे गया तो ऊपर उन्होंने मेरा नाम शाम उन्होंने कहा जी आपका तो नाम ही नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मैं तो जंग जीत चुका था मेंटली, यार मैं सऊदीया जा रहा हूँ और बड़ा जनाब तबाही फेर देंगे। तो उसने कहा कि आपका तो नाम ही नहीं आया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो उसने अंदर चेक में किया और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसने आके मुझे कहा कि भाई सऊदीया में मिनिमम एज है जॉब की 21 साल। तो आपकी एज चूंकि 19 साल है तो इसलिए आपका नाम जो है वो लिस्ट से रिमूव हो गया। अच्छा जी, तो उन्होंने मुझे हायर किया पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जीसी जो लाहौर के रहने वाले। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि पंजाब के आईटी के इंस्ट्रक्टर हमने ट्रेन करने, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। उसी दौरान इस्लामाबाद में इनके कैंपस में कोई इंस्ट्रक्टर इन्होंने हायर किए थे कराची से, जो मुझे उन्होंने बात बहुत बाद में बताई। वो पंजाब में एक क्लास में 100 स्टूडेंट बैठता था। तो अच्छा मुझे बड़े अंदाज से, उल्टे अंदाज से वो बातें करते रहे ना कि आप अच्छा आप पढ़ा लेते हैं, अच्छा ये अच्छा, मैं समझने की चक्कर क्या है। तो खैर क्लास का टाइम आया, 100 बंदा बैठा हुआ है क्लास के अंदर। तो क्लास को मैंने पहले दिन ही कैरी कर लिया। उन्होंने कहा जी भी पिछले 2 हफ्ते पहले एक इंस्ट्रक्टर हमने हायर किए थे, वो भी शायद कराची से आए थे। तो जब वो क्लास में आए और उन्होंने क्लास में 100 बच्चा देखा, तो वो क्लास देख के ही थोड़ी देर बाद क्लास टीचिंग शुरू करने से पहले ही वो चले गए, क्लास से ही चले गए। और स्टूडेंट मेरे टीचर का है। यानी कि उस एज के अंदर इंसान वैसे ही बड़ा शाय होता है। मुझे जब एनईडी में टीचर हमें बोलते थे ना आके प्रेजेंटेशन दो, तो हमारी टांगें काँप रही होती थी। तो इस तरह का इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था मैं। आपकी स्टोरी से मुझे ये पता चल रहा है कि आप नेचुरली जो है एक्सट्रोवर्ट थे। मुझे रियलाइजेशन काफ़ी देर में हुई अपनी लाइफ के अंदर। स्किल जो है पब्लिक स्पीकिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, खास तौर पर अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर रहे हैं। तो मैंने तो फिर उसको ओवर टाइम सीखा। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये अगर मैं पहले सीख लेता, जब मैं 22-23 साल का था यंग अपने करियर में, तो वो फिर मुझे काफ़ी हेल्प करती करियर प्रोग्रेशन में। कि अगर आज के पॉडकास्ट से अगर कोई एक ही चीज पकड़ ले, वो ये पकड़ ले कि आपने अपने से बेहतर इल्म वालों की तलाश में रहना है, कि जिनकी साए में आप रहें। आप कितने भी ऊपर बुलंदी पे पहुंच जाएंगे, आज मुझे भी और मुझसे और ज्यादा कामयाब लोगों को भी मेंटर्स की जरूरत है, इल्म वालों की जरूरत है, कि जो ऊपर का रास्ता दिखाएं और आगे जाने का हमें तौर तरीका सिखाएं और समझें। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। और आज मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ऑफ कोर्स पाकिस्तान से है, लेकिन वो तकरीबन 20 से 25 साल पहले कनाडा आए थे। और मेरी उनसे दोस्ती हुई थी काम के हवाले से। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे भी ये भी काम करते थे, अब वहाँ से छोड़ चुके हैं, तो हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बना वहाँ से। और मैंने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह जो है एक स्ट्रगल आपकी रहती है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल लाइफ में। और जो भी इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ से भी, तो ऑफ कोर्स वो एक चैलेंजिंग जर्नी होता है किसी का भी अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आना और सब कुछ इस्टेब्लिश करना दोबारा से। लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने मुल्क में भी काफ़ी चीज़ें इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, आपका अपना करियर स्टार्ट वहाँ से होता है, आप एजुकेशन लेते हैं, आप जॉब्स करते हैं, और फिर
उसके बाद फिर आप नए एवेन्यूज़ तलाश करते हैं कि भई अब आगे मेरे लिए क्या है? तो उसी हवाले से हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि जब इन्होंने पाकिस्तान से अपना करियर स्टार्ट किया, तो उस वक़्त क्या हालात थे? क्या उन्होंने एस्टेब्लिश किया वहाँ पे? क्या कुछ वहाँ पे छोड़ा? ऑफ़ कोर्स वहाँ पे सैक्रिफ़ाइस किया होगा, वहाँ से निकल के पाकिस्तान से यहाँ आना। फिर यहाँ पे आके नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना और फिर ऑफ़ कोर्स यहाँ पे डिफ़रेंट किस्म के चैलेंजेस हर किसी को फ़ेस करने पड़ते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या उनके चैलेंजेस थे, उन्होंने इसको किस तरह ओवरकम किया? और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है एज़ अ न्यू इमिग्रेंट, आप उससे क्या लेसन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं? तो उसी हवाले से हम इनसे आज जानेंगे। उवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम यासीन भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक, ज़बरदस्त। और भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। मुझे पता है आपका जो स्केड्यूल है, वो 24/7 जो है बिज़ी रहता है और आपको जो है ना इसी हवाले से पकड़ना थोड़ा मुश्किल आता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आपका हमें टाइम देने का। तो उवैस भाई ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको कनाडा में आए हुए? यासीन भाई, मुझे कनाडा में इंशाल्लाह ये कमिंग जून में, यानी जून 2025 में पूरे 25 साल हो जाएँगे। मैं 26 जून 2000 को जो है वो कराची से निकला था कनाडा आने के लिए, तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। वॉव! यानी कि ये एक पूरी एक जनरेशन है, तो इसमें तो बच्चे जो हैं जवान हो जाते हैं इस पूरी अरसे के अंदर भाई, और ये आपका ज़िंदगी का अरसा जो सिर्फ़ पीक कनाडा में गुज़रा है। ज़िंदगी ज़िंदगी के जो पीक 25 साल हैं, वो इस मुल्क को दिए हैं। ज़बरदस्त। तो ये बताएँ कि आपका जब मेरी आपसे दोस्ती हुई तो आपकी मैंने पूरी स्टोरी सुनी, मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी वो। तो और मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि अगर आप ज़्यादातर कैनेडियन इमिग्रेंट जो आते हैं पाकिस्तान से, वो ऑफ़ कोर्स अपनी डिग्रीज़ करके, अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके आते हैं। तो उनके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा-सा आसान हो जाता है क्योंकि आपकी एजुकेशन है, आपने कुछ जॉब की हुई है, यहाँ आके थोड़ी बहुत आप हाथ-पैर चलाते हैं, आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वो सब करके ना आए हों, यानी कि आपने हो सकता है सिर्फ़ इंटर किया हो या थोड़ा छोटे-मोटे कोई कोर्सेज़ करके आप यहाँ आए हों, तो उस हवाले से मुझे ये लगता था कि बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता होगा ऐसे लोगों को। तो आपकी स्टोरी भी कुछ इसी किस्म की पाकिस्तान से मिलती-जुलती है। तो थोड़ा-सा बताइए कि वहाँ आपका आगाज़ कैसे हुआ करियर का? और ऑफ़ कोर्स आपने उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें एस्टेब्लिश कर ली थी। तो उन चीज़ों को छोड़ के फिर यहाँ आना, यहाँ दोबारा से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना, थोड़ा मुख्तसरन उस पे ज़रा बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जो मेरा ख़्याल है मैंने शायद अपने मीडिया करियर के अंदर या किसी और भी हवाले से कैमरे के आगे शायद शायद ही कहीं शेयर की हों। तो बेसिकली जो आपने कहा ना कि डिग्री का आपने ज़िक्र किया, तो मैं समझता हूँ तालीम बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी जो तरबियत और साथ ही साथ जो आपका जज़्बा, जो आपकी विल है ना, वो डिग्री को भी बीट कर देती है, हर चीज़ को बीट कर देती है। अगर आपके अंदर वो वलवला हो, वो विल हो किसी चीज़ के पाने की, कहीं तक पहुँचने की। अच्छा, मेरा ताल्लुक जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के शहर कराची से है और कराची वाले बड़ा प्राइड फ़ील करते हैं कराची के हवाले से, लेकिन मेरा दिल जो है वो लाहौर है। आई लव लाहौर, उसकी भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे तो बनना चाहता था चार्टर्ड अकाउंटेंट। और हुआ क्या कि जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक मैंने जो है वो साइंस सब्जेक्ट से किया और ज़बरदस्त स्कूल से किया, मेट्रोपॉलिटन अकेडमी। सबका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ आपके वालिदैन ने आप पे बड़ी मेहनत की, आपके लिए दुआएँ की, आपके पीछे दिन-रात एक किया, वहाँ आपके स्कूल, असातिज़ा, मोहल्ले वाले, हर चीज़ का एक रोल है, रिश्तेदारों को यहाँ तक पहुँचने में। तो नसीराबाद ब्लॉक 13 में मेट्रोपॉलिटन अकेडमी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। अब मैट्रिक जब साइंस से कर लिया तो आपको पता है कि लोग प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की तरफ जाते हैं, लेकिन मुझे कराची की ज़बान में बात करूँगा, मुझे कीड़ा काटा हुआ था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो मैंने जो है वो कॉमर्स में एडमिशन लिया। अब मैंने एप्लीकेशन डाली अपनी गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में, बड़ा नाम था उसका जनाब, वो हाई-फाई है और को-एजुकेशन है और जनाब बड़े-बड़े मज़े हैं ये वो। तो वहाँ पे मैंने अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन डाली, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरी परसेंटेज बड़ी अच्छी थी, 77-78 परसेंटेज थी मैट्रिक के अंदर। तो वहाँ नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नहीं आया, तो मैंने फिर बैकअप में प्रीमियर कॉलेज, मैं चूँकि रहता था उस ज़माने में फेडरल बी एरिया में, और फिर हम लोग मूव हो गए थे आयशा मंजिल की तरफ ब्लॉक 6 में। तो प्रीमियर कॉलेज जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में मेरे घर के करीब था, मैंने वहाँ भी एप्लीकेशन डाल दी। अब प्रीमियर कॉलेज में एडमिशन हो रहे थे 55-60% वाले लोगों के, तो मैं वहाँ बिल्कुल टॉप लिस्ट पे था, ज़ाहिर है एडमिशन टक्कर के हो गया। अच्छा, मैंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में चेक ही नहीं किया कि वहाँ तीसरी लिस्ट भी लगती है। बाद में मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे बताया कि यार तुम्हारा नाम हमने वहाँ लिस्ट पे देखा था। मैंने कहा बताओ यार, मेरे नसीब ही नहीं थे। उसको एन्जॉय किया। बहरहाल
हुआ ये कि गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिला मुझे, मुझे प्रीमियर कॉलेज में एडमिशन मिल गया जो मेरे घर के इंतहाई करीब था, नॉर्थ नाज़िमाबाद के एच ब्लॉक में। अच्छा, ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि मुझे भी याद है जब इंटर में हम एडमिशन लेने जा रहे होते थे, तो कॉमर्स में उन लोगों को होता था जिनकी बेचारों की परसेंटेज बिल्कुल ही कम होती हाँ, थी। यानी कि जो सोचिए। क्रीम होती थी वो तो जाती थी साइंस के अंदर, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल में, और जो बेचारे कहीं भी नहीं जा पाते थे वो जो है आखिर में कॉमर्स में जाते थे। तो ये तो एक आप बड़ा देख अलमिया लें। है कि हम एक इतनी बड़ी फील्ड को हमने इतना डिग्रेड किया हुआ है पाकिस्तान में। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो उस डिग्रेडेशन के साथ-साथ ही मुझे ये चीज़ जो है वो सवार थी कि मैंने वो करना है जिस तरफ कोई नहीं जा रहा। यानी वो नहीं जाते जिनकी 70 अबव परसेंटेज होती है। बहरहाल मैं प्रीमियर कॉलेज चला गया और जनाब पहला साल शुरू और पढ़ाई का आगाज़ हो गया, घर से करीब था और वो लोग जो ज़ाहिर है कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद के रहने वाले बड़े खुश होते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि एच ब्लॉक में जो होता है ना कि यासीन भाई हम लैंडमार्क से एक-दूसरे को कराची में या इधर-उधर पाकिस्तान में बताते हैं, तो वहाँ पे एक होता था एबा वीडियोज़, जावेद भाई आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। और बाहर डुनेज़ल, डुनेज़ल से जनाब क्या ब्रेन मसाला रेस्टोरेंट, पराठे, हाय, हाय, हाय! बल्ले, बल्ले! ख़ैर एनीवेज़ फूड का एक अलग पैशन है, इस पे बाद में बात करेंगे। तो हुआ क्या कि पहला साल प्रीमियर कॉलेज का स्टार्ट हुआ और अगर मैं पूरी ज़िंदगी में किसी एक सब्जेक्ट पे नाज़ करूँ, तो वो है सब्जेक्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में अल्लाह ने मुझे ऐसा कमाल अता किया था, हैंड्स डाउन, आइज़ क्लोज़्ड। उस पे मुझे उस सब्जेक्ट से मुझे प्यार था और वो सब्जेक्ट हमें पढ़ाने वाले थे ब्लॉक 17 फेडरल एरिया में मोहम्मदी मस्जिद की गली में एक टीचर थे हमारे, वो मामा के नाम से मशहूर थे। तो एक दोस्त ने, बाबर ने, मेरे दोस्त थे, वो भी कॉमर्स में थे, उन्होंने कहा, "जी, मामा से पढ़ते हैं।" तो भाई मामा के पास चले गए, मामा ने अकाउंटिंग सिखाई, अकाउंटिंग में आपका भाई जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू गया। पहला साल मैंने ऐसा किया, मेरी बड़ी ज़बरदस्त परसेंटेज थी, मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। फिर पहले साल चूँकि अल्लाह ने मुझे एक सलाहियत से नवाज़ा था कि आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके लोगों तक पहुँचा पाएँ, कॉम्प्लिकेटेड मैसेज को सिम्प्लीफ़ाई कर पाएँ। तो पहले साल ये पढ़ने के बाद मैंने जो है वो टीचिंग शुरू कर दी अकाउंटिंग की। फर्स्ट ईयर को पढ़ाया, फिर मैं सेकंड ईयर में आया तो सेकंड ईयर को पढ़ाया। सेकंड ईयर में हाथ इतना चीता था अल्लाह के फज़ल से कि मैं बीकॉम को अकाउंटिंग पढ़ाता था। आप इससे अंदाज़ा करें कि मैं पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तो मैं प्रीमियर कॉलेज से फ़ारिग हो गया। मेरी परसेंटेज मेरा ख़्याल है 71, 72 आई। उस वक़्त टॉप होता था 75, 76 पे कॉमर्स के अंदर। अब 2 साल तो हो गए, अब क्या करें? अब आईकैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का साल में 1 मर्तबा टेस्ट होता था, एप्टीट्यूड टेस्ट। जो पास हो जाएगा वो एडमिट हो जाएगा। अच्छा, मैंने भी एग्ज़ाम की तैयारी तो की नहीं, एडमिशन यानी उसके टेस्ट के लिए जो है वो डेट बुक कर ली। हँसते-खेलते टेस्ट देने चले गए, फेल हो गए। अब जब फेल हो गए तो पूरा ख्वाब चकनाचूर हो गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इस साल तो अब एडमिट आप हो नहीं सकते, साल में 1 मर्तबा होता है। फिर जनाब क्या रास्ता रह गया? फिर रास्ता रह गया बीकॉम.कॉम का कि जी अब आपने कराची यूनिवर्सिटी जाना है और बीकॉम करना है। अब जो है वो दिल बिल्कुल ना चाहे बीकॉम करने का। उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे सेकंड ईयर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन में कुछ 4-6 महीने की का ब्रेक होता है पाकिस्तान में फॉर सम रीज़न। तो मेरे एक दोस्त खुर्रम, जिन मेरे स्कूल के सारे दोस्त हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, तो खुर्रम ने मुझे कहा कि यार नीपा पे कॉलेज ऑफ डिजिटल साइंसेज़ के नाम से एक कॉलेज है और खुर्रम के इलाके के कुछ लड़के वहाँ पे जा रहे हैं और बड़ा अंग्रेज़ी माहौल है। कि भई वो आर्मी के लोग हैं जो ब्रिगेडियर अब्दुल सलाम साहब थे जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया था पिंडी में और कराची में, उनके बेटे कैप्टन हनीफ अख्तर। तो बड़ा आर्मी का डिसिप्लिन्ड माहौल था, इंग्लिश स्टाइल था। तो मेरे दोस्त ने कहा चलो यार उधर चलते हैं और कुछ जाके देखते हैं, कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज़ करते हैं। मैं भी फ़ारिग था, मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ और देखने वालों को ये बता रहा हूँ कि आपका कुछ करने का जज़्बा होना चाहिए, रास्ते बनते चले जाते हैं। आपने जो ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहें, वो आपके लिए बेहतर भी हो। हो सकता है जो आप ना चाहते हो अल्लाह ने वो आपके लिए बेहतर रखा हो। तो आबशार की सूरत-ए-हाल होनी चाहिए कि जब वाटरफॉल होती है ना यासीन भाई, तो जब वाटरफॉल हो रही होती है तो चाहे उसके आगे कितना बड़ा पत्थर भी क्यों ना आ जाए, तो पानी क्या करता है? पानी अपना रास्ता बनाते हुए आगे चलता चला हाँ, जाता है। अच्छा, तो क्या हुआ
कि हम उस सीडीएस कॉलेज का विज़िट करने चले गए खुर्रम के साथ। कॉलेज जगह बड़ा चमाचम भई, क्या बात है, को-एजुकेशन भी है, जगह भी सही है और डिसिप्लिन्ड माहौल है, अंग्रेज़ी भी बोलेंगे। होता है ना मिडल क्लास वालों को, मेरा ताल्लुक भी लोअर मिडल क्लास से। मेरे अब्बू की जॉब जो है वो यूनाइटेड बैंक में एज़ एन ऑफ़िसर जॉब थी, जो आम लोग आम तौर पे जॉब किया करते थे। हमारी अम्मी-अब्बू ने ज़ाहिर है सबकी तरह बड़ी मेहनत की। अच्छा, तो वहाँ फिर क्या हुआ, उस इंस्टीट्यूट में था इंटरनेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्टडीज़, आईडीसीएस करके कुछ था, 15 महीने का। और ये पहला साल था उस कॉलेज का, लंदन गिल्डहॉल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफ़िलिएशन ली थी, जो पाकिस्तान में बड़ा निज़ाम था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। तो पहला साल डिप्लोमा था, दूसरा साल हायर डिप्लोमा था और तीसरा साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री थी। चलिए, मैं डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, बीकॉम के एडमिशन का भी टाइम बाकी था। डिप्लोमा शुरू हुआ और पहला साल मुकम्मल होने लगा तो मैंने बीकॉम का एडमिशन किया ही नहीं। मतलब मेरा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह अधूरा गया। रह गया। तो मैं हाँ। आईटी की तरफ चल पड़ा। अब आईटी की तरफ चले, पहला साल हुआ तो पहले साल में जो वहाँ स्टूडेंट्स थे, अभी सारी वो मैं आपको अनफ़िल्टर्ड बातें बता रहा हूँ और उसमें कुछ माफ़िया भी है माँगने वाली। तो उस पे जो है वो वहाँ पे जो हमारे दोस्त यार थे, अब सबके नाम मुझे याद भी नहीं है, तो एक स्टूडेंट स्टडी चेंबर बना, एसएससी के नाम से, जिसकी हमने ब्रिगेडियर साहब से जाके परमिशन ली कि भई इसमें कोई सियासी काम नहीं होगा, सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस होगा, अंग्रेज़ी सिखाने पे फ़ोकस होगा। तो ब्रिगेडियर साहब ने परमिशन दे दी। अब मैं उस स्टूडेंट स्टडी चेंबर का मुझे पूरा याद नहीं, या मैं सदर बना या मैं सेक्रेटरी बना। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ये 97-98 की बात हुई है, 97 की। बन गए भई। तो वो एक लीडरशिप और लोगों के साथ लोगों की वॉइस बनने का एक शुरू से एक वो हर एक की पर्सनैलिटी में होता है, तो मेरे अंदर भी कुछ इस तरह के जो है वो मामलात थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारी क्लास में हमारे टीचर थे, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के या क्या था, अब उनका नाम भी मेरे ज़हन में नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने क्लास में आके कहा कि आज मैं लूँगा सरप्राइज़ टेस्ट। अच्छा, अब चूँकि बा मसला था लंदन गिल्डहॉल यूनिवर्सिटी का, हम सेकंड ईयर में हम दाखिल हो गए थे। ये पहला बैच था जो सेकंड ईयर में गया था। 50 एक बच्चे थे, 2 क्लासेस थीं। अब सबके मुँह उतर गए, सब परेशान कि सरप्राइज़ टेस्ट लेंगे, हमारी परसेंटेज गिर गई, तैयारी करके कोई नहीं आया। बस जनाब, वो जो है वो टर्निंग पॉइंट बना मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट होने का। तो जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉलेज ड्रॉप आउट की बता रहा हूँ। क्या हुआ कि हमने जो है वो जवान खून भी था, एज भी कम थी, तो हमने जो है वो कॉलेज से फड्डा ले लिया। फड्डा ये लिया कि जी ये सरप्राइज़, क्योंकि टीचर इतने नाराज़ होके चले गए थे, शायद पता नहीं क्या रीज़न था उनका, उस दिन मूड ख़राब था। वो नाराज़ होके चले गए, अंदर चले गए और जो कैप्टन हनीफ अख्तर साहब थे, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम टीचर्स की, उन्होंने आके जो है वो ब्रिगेडियर साहब उस दिन शायद पिंडी में थे। जनाब, उन्होंने आके बोर्ड से सारे पर्चे-वर्चे फाड़े और कहा कि जी ये क्लास जो है वो मुकम्मल डिसबैंड हो गई है। सारे बच्चे घर जाएँ, नो मोर सेकंड ईयर, एवरीबॉडी इज़ आउट, क्योंकि डिसिप्लिन के खिलाफ काम हुआ। अच्छा जी, हम जवान खून थे और स्टूडेंट चैम्बर के बड़े भी थे, तो कोई लीडर भी 20 थे। ख्याल जो है ना दोस्त जमा हो गए और हम सब ने कहा जी इनकी ऐसी की तैसी, हम अपनी इस 1 साल की मेहनत को बाहर लेके जाएँगे, कहीं से क्रेडिट ले लेंगे और किसी और जगह पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये नैरेटिव हमने 20-25 लोगों ने आपस में बना लिया। अब हफ्ता एक गुज़रा तो हफ्ते के बाद जो है वो कॉलेज ऑफ डिजिटल साइंसेज़ ने सारे स्टूडेंट से कहा कि जो-जो अपने पेरेंट्स को लाता जाएगा, माफ़ी माँगता जाएगा, क्लास में जाता जाएगा। अब वो एज तो माफ़ी माँगने वाली थी नहीं, अगर आज पीछे मुड़ के देखा जाए, तो मैं अपने अब्बू को लेके तो ज़रूर गया, लेकिन मेरे अब्बा ने वो ज़बान बोली जो मैंने अपने अब्बा को बोलने के लिए कही थी। अच्छा, कभी कुछ चीज़ों का रिग्रेट होता है यासीन भाई, और मैं सुनने वालों को यही कहूँगा कि ग्रुप एक्टिविटी का शिकार जो है वो सोच समझ के होना चाहिए। आज पीछे मुड़ के देखूँ, तो मुझे इस बात का रिग्रेट है कि यार ये ऐसा हमने क्यों किया? लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अल्लाह ने आपके लिए क्या लिखा हुआ था, वो आपने देखना था। तो ये बेसिकली मैं जब गया अपने अब्बू को लेके ब्रिगेडियर साहब से मिलने के लिए, तो रिस्पेक्टफुली बात हुई, लेकिन आई डिसाइडेड टू लीव द कॉलेज। यानी मैंने क्या डिसाइड करना था, ब्रिगेडियर साहब ने मुझे निकाल दिया। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा जी यू आर डन, लीव द कॉलेज। तो मैं कॉलेज से बाहर निकला। वो जो 20-25 लोग थे, उनमें से कुछ जिनके घर पे इन्फ्लुएंस माँ-बाप का ज़ाहिर है अच्छा था, ज़्यादा था, तो वो जो है वो कॉलेज में वापस आते गए। तो मेरा ख़्याल है हम कोई 8, 10, 12 लोग जो है वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। तो यानी कि आपने जो है माफ़ी माँगने से इनकार कर दिया ब्रिगेडियर साहब के सामने। इन अदर वर्ड्स, मतलब मैं शायद ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ तो आज मुझे शर्म आती है,
मतलब माफ़ी से मुराद ये कि अपना पॉइंट अक्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिगेडियर साहब का भी ये था कि माई वे और हाईवे उनका एक ही था कि भई आप ये माफ़ी माँगे और आइंदा ये स्टूडेंट एक्टिविटी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मतलब उन्होंने ये इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि टीचर को भी हेड्स अप देना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ वरीड अबाउट देयर मार्क्स। एनीवेज़, तो वो उस्ताद हुँ। थे, उस्ताद का हमेशा एहतराम होना चाहिए, वो अगर गलत भी हों, तो वो सही होते हैं। तो ख़ैर एनीवेज़, तो ये बना मेरा रीज़न कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का। अब जब कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, अब जो सुनने वाले हैं वो सुन रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि मेरा अमल दुरुस्त था या गलत था। आप उसको इस पैराए में रख के देखें कि अगर 17-18 साल के लड़के से, अगर आप जो जवान उस टाइम का जवान लड़का हो जो अपने हक पे और अपनी चीज़ पे जो है वो काम कुछ करना चाहता हो, तो उसको मोम करना ज़रा मुश्किल होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो शायद मैं आपको कम गुनहगार नज़र आऊँगा। बहरहाल, तो यासीन भाई, ये ड्रॉप आउट हो गया मामला। अब उस ड्रॉप आउट में क्या हुआ कि मुझे कॉलेज ऑफ डिजिटल साइंसेज़ से, जो नीपा पर वाक़ था, मुझे वहाँ से मिल गया इंटरनेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्टडीज़, जो 15 महीने का था। वो उन्होंने मुझे दे दिया, मैं वो लेके बाहर आ गया। अब उस डिप्लोमे को लेके जिस जगह पे जाएँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो बहुत कम थे जो उस स्टैंडर्ड के थे, जो सीडीएस का स्टैंडर्ड था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहीं दाल गली नहीं कि कोई मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन दे दे और मैं आगे पढ़ाई कर लूँ। तो अब क्या करें जी, अब परेशान। अब उस ज़माने में मैं उस वक़्त भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और ये चीज़ें पढ़ाया करता था, तो मेरे महीने के कोई 1500 ₹2000 बन जाते थे। तो मेरी मोटरसाइकिल के और अपने खर्चे मैं निकाल लिया करता था। अब डिप्लोमे से जो सीखा था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो है वो सिस्टम एनालिसिस की स्किल सीखी थी, तो अल्लाह ने एक मुझे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक प्रोजेक्ट दिला दिया। एक बाइंग एजेंसी में शारा फैसल पे, वो 15-20 हज़ार रुपए का प्रोजेक्ट था, अल्लाह की शान थी। तो मैं उस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत बिज़ी हुआ। साथ ही साथ उस ज़माने में, और सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको बोलने का मौका भी नहीं दे रहा, आपको दूँगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में 98 में, उस ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियरिंग का दौरा शुरू हुआ। उससे पहले नोवेल का सीएनई था, सर्टिफाइड नोवेल इंजीनियर। यानी ये वो लोग थे जो सीएनई कर लेते थे या एमसीएसई कर लेते थे, तो पाकिस्तान में उस ज़माने में 25,000 30,000 रुपए की नौकरी पे लग जाया करते थे। अच्छा, अब जब मुझे इसका पता लगा, तो जहाँ से मैंने कोर्स करना था, सिसनेट एक इदारा था, जो है वो उधर ज़ैनब मार्केट के पास। तो उनकी फ़ीस थी 5 हफ्ते की, यासीन भाई, 1,25,000 रुपए। उफ़! यानी कि उस वक़्त उस वक़्त, और 1998 में। डॉलर उस वक़्त ₹30 का था। तो आप हुँ। अंदाज़ा कर लें कि कैनेडियन डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में कोई $5,000 चाहिए थे 1 महीने के लिए। और मेरे अब्बा की तनख्वाह जो है वो मेरा ख़्याल है 8 या 10,000 रुपए थी महीने की। तो अब ये पैसे कहाँ से अरेंज हों? करना तो मैंने था। फिर अल्लाह जो है वो मेरे नाना को, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए। हमारे, मैंने कहा ना कि किसी भी हाँ। शख़्स की कामयाबी के अंदर वालिदैन, फिर उसके असातिज़ा, रिश्तेदार, सबका कहीं न कहीं कोई रोल होता है। आपकी मेहनत एक तरफ और अल्लाह की अता रहती है। तो मेरे नाना से मैंने पैसे बोरो किए। तो उन्होंने जो है वो उस ज़माने में मुझे कोई लाख सवा लाख रुपए दिए, और ये जवान लड़का 17-18 साल का, ये चला गया सिसनेट में एडमिशन लेने के लिए। और ये कोर्स करने वाले जो लोग थे वो कंपनियों से स्पॉन्सर्ड होके आए हुए थे। सब मुझसे 10-10 साल बड़े थे। कोई एनईडी का ग्रेजुएट था, कोई कहीं का था। जब वो मुझे क्लास में बैठा दिखते थे, तो कसम खुदा की मेरा मज़ाक उड़ाते थे। बाज़ औक़ात तो मुझे आईटी में सिर्फ़ साल हुआ था, बाज़ औक़ात तो बहुत सारी चीज़ों का इल्म ही नहीं था। ये लोग कंप्यूटर्स की डिग्रियाँ करके आए हुए थे। तो ये बाज़ औक़ात इनमें से 2-4 लोग मज़ाक भी उड़ाते थे, "यार, ये क्या करने आए हो तुम यहाँ पे?" लेकिन बात वो थी। यानी कि आपने वो जो एक मोड़ है ना पाकिस्तान में कि भाई आप पहले स्कूल जाएँगे, इंटर करेंगे, डिग्री लेंगे, उसके बाद जाके आपने कुछ सोचना है कि आपने मज़ीद आगे क्या करना है। आपने वो तमाम जो दीवारें थी वो तोड़ के जो है आप जो है बिल्कुल इनफॉर्मल स्टडीज़ में चले गए। क्योंकि वो दीवारें टूट चुकी थी ना हाँ। मेरे लिए। मैं बीकॉम से भी रह गया, मेरा साल निकल गया, बीकॉम भी छुट्टी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी छुट्टी, कॉलेज ऑफ डिजिटल साइंसेज़ वहाँ से भी छुट्टी। तो अब उसके बाद आपके पास कुछ तो आपने करना है लाइफ़ में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और समहाउ अल्लाह ने भरोसा भी दिया। तो हुआ क्या कि उस सिसनेट में 5 हफ्ते का कोर्स था, और वो कोर्सेज़ 5-5 दिन के कोर्स थे, 6 एग्ज़ाम्स थे एमसीएसी के। अल्लाह जाने कि जो है वो मैंने इतनी मेहनत की अल्लाह के फ़ज़ल से, उस 4 महीने मुझे लगे। 5 हफ्ते तो कोर्स के हो गए, धड़ाधड़ कोर्स ख़त्म हो गए। अब कोर्स के बाद एग्ज़ाम की तैयारी एक अलग स्टोरी थी।
तो मैंने जो है 5 हफ्ते 4 महीने लगाए और 4 महीने के अंदर मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से बगैर कोई एग्ज़ाम फ़ेल किए 6 के 6 एग्ज़ाम पास कर लिए। 1, 2, 3, 4 जब 6 एग्ज़ाम पास हुए, तो उवैस इकबाल जनाब बन गया माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफ़ाइड सिस्टम्स इंजीनियर। अगर मैं गलती पे नहीं तो उस ज़माने में शायद कंट्री के पहले 15-20 लड़कों में से एक मैं हो गया, कि जिसने ये एमसीएसई कर लिया, जिसकी लगन थी, कि जिसने किसी कंपनी से आके कोर्स नहीं किया था कि खानापुरी करके कोर्स करके तो 6 महीने बाद एग्ज़ाम दूँगा। मेरा गोल था मैंने करना है। अच्छा जी, अब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफ़ाइड सिस्टम्स इंजीनियर बन गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, जो है वो तरक्की के सफ़र के आगाज़ की। अब जिस दिन मैंने ये एमसीएसई मुकम्मल किया, उस दिन जो है वो उसके चंद दिनों के अच्छा, बाद मुझे एक एक बात याद आ रही है अपने अपने उस दौर की जो आपकी स्टोरी है क्योंकि उस दौरान हम लोग एंटर करके एनईडी में फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी स्पेशली फॉर द किड्स हु आर स्टिल at school because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. घुस रहे थे ना, मेरा एडमिशन हुआ था, तो मुझे याद है कि मैं जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था, तो उस वक्त हमारी क्लास के कुछ मेरे ख्याल में 2 या 3 लड़के थे जिन्होंने उस वक्त सीसीएनए पे जंप कर लिया था, सीसीएनए सीसीएनपी पे। और हम लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये तुम छोटे मोटे कोर्सेज करके तुम क्या कर लोगे। लेकिन जब हम ग्रेजुएट हुए तो उन लोगों का स्टार्ट ही अलग हुआ था, जिनके पास सीसीएनए सीसीएनपी उस वक्त था, 99 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये कि जो विजन आपके पास एज एन अर्ली बैट आ जाता है ना, उसका उसकी वजह से जो आपको स्टार्ट मिलता है वो कंपेरेबल नहीं होता आम आवाम के साथ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया है कि मेंटरशिप कोचिंग जो है ना अर्ली एज में आपको नहीं मिलती। वो अगर सही से मिलना शुरू हो जाए इस एज में जिसमें बच्चे जो है निकल के इंटरेस्ट से जा रहे हों अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ, तो दैट कैन चेंज अ लॉट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मैं इस पे जो बात कहना चाहूँगा वो ये जो शुरू में मैंने कहनी थी या किसी एक वक़्त पे कहनी थी, कि कुरान करीम में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। ये सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया है, तो उसमें अगर मैं अपनी ज़िंदगी देखूँ या आप अपनी देखें, औरों की देखें, तो हमारी कामयाबी के अंदर मेंटर्स का हाथ है। अब वो मेंटर सिर्फ़ मज़हबी नहीं होते, वो मेंटर आपके वालिदैन की शक्ल में, दोस्त यार की शक्ल में, असातिज़ा की शक्ल में, वो मेंटर्स होते हैं जिनको इल्म वाला कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि आपको गाइडेंस मिलना एक एस्पेक्ट है और गाइडेंस के साथ आपके अंदर एक्शन लेने की सलाहियत एक अलग एस्पेक्ट है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है और वही जो है वो मेरी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हुआ। इस जो है वो एमसीएसई के बाद क्या हुआ, ये बड़ा सुनने वाली कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे ब्रिगेडियर अब्दुल सलाम साहब और कैप्टन हनीफ अख्तर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती हयाती रखे। तो उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि अगर वो इंसिडेंट ना होता, तो शायद आज उवैस इकबाल यहाँ ना होता, कुछ और कर रहा होता। तो इसमें भी वो गोरा मेरा एक दोस्त कहता था, यासीन भाई, बॉगडन उसका नाम था, एक कंपनी में हम साथ काम करते थे। तो जब बॉगडन की जॉब चली गई, तो मैंने बॉगडन से ताज़ियती कलिमात इख्तियार किए। तो बॉगडन ने मुझे कहा कि नहीं यार, इसमें अपसेट होने की बात नहीं है। उसने एक जुमला बोला जो मेरे साथ रह गया ज़िंदगी भर। उसने कहा कि एवरी किक ऑन योर बट मूव्स यू फॉरवर्ड, कि ज़िंदगी में कोई भी अमल होता है, काम होता है, वो आपके आगे बढ़ने के लिए होता है। खैर एनीवेज़, तो जब ये एमसीएसई मुकम्मल हो गया यासीन भाई, फिर ये कहानी ने क्या ज़बरदस्त ट्विस्ट लिया। क्योंकि आप याद रखें कि मेरा टीचिंग पैशन हमेशा हमेशा से था। मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, तो जब मैं एमसीएसई पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर वो टीचर तो मौजूद था। तो मेरे अंदर वो ख़्वाहिश, वो जज़्बा तो था कि मैंने अपने जैसे और बहुत सारे तैयार करने। तो उस चीज़ को लेते हुए मुझे जो है वो पढ़ाने का शौक था, तो मुझे जनाब अ, एक तो एमसीएसई पढ़ाने का मुझे मौका मिला यूनियन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस में, जहाँ मेरे एक्स टीचर थे सीडीएस के सचदेव साहब, जो सीडीएस में अकाउंटिंग पढ़ाया करते थे। तो इत्तफ़ाक़िया तौर पे मैं एक दिन चला गया
किसी ने मुझे कहा जी सचदेव साहब सीडीएस छोड़ गए और मेरी उनसे बड़ी अच्छी गपशप थी कि वो यूनियन कॉलेज आ गए। मैं ऐसे ही मिलने के लिए उनको चला गया, किसी काम से नहीं, मिलने गया। तो उन्होंने जनाब अपने भरम दिखाए, देखिए ये कॉलेज है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तुमको पता है उनका स्टाइल था, अब वो हयात नहीं है, उनका एक स्टाइल था बात करने का। तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे एमसीएससी शुरू करने लगे हैं, तुमको पता है एमसीएससी क्या है? तो मैंने कहा सचदेव साहब ये आपके सामने बंदा बैठा है, ये सर्टिफाइड है। तो सचदेव साहब हैरान रह गए, कह रहे यार कमाल है, क्योंकि वो एक बड़ा शाइनी ऑब्जेक्ट था उस ज़माने का ना। तो वहाँ फिर मैंने उनके साथ उन्होंने अपने डायरेक्टरों से मिलवाया, मेरी उनके साथ अलाइनमेंट क्रिएट हुई और मैंने यूनियन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस में एमसीएसी का कोर्स लॉन्च किया और ये बनी मेरे सक्सेस की पहला स्टेप। हमने 30,000 रुपए का, एक स्टूडेंट 30,000 रुपए उसकी फीस रखी और जो मेरी डील थी उनके साथ वो कमाल डील थी। तो आप इससे अंदाज़ा करें मैं 3 दिन सीडीए वहाँ पे यूनियन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस में 3 दिन टीच करता था। हमने अखबार में इश्तिहार दिया, स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। मैं महीने का 1.5 लाख रुपए लेता था। ये मुझे आपकी बात याद है, हमारी जो पिछली मुलाकात हुई थी उसमें आपने बताया था कि उस वक़्त आपके फ़ादर की सैलरी मेरे ख़्याल में 10-15 हज़ार रुपए थी और आपने इस प्रोजेक्ट से जो है कितने, 1.5 लाख रुपए आप डेढ़ कह रहे लाख हैं? रुपए मुझे महीने के 3 दिन काम करके मैं यहाँ से लेता था। इसी के साथ-साथ फिर मेरे कुछ और दोस्त थे सीडीएस के, नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि उस सब का हाँ। रोल है वामिक हक, कैप्टन अदनान और एक राना और जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त था उसका नाम ही ज़हन में नहीं आ रहा, या अल्लाह! तो हुआ क्या, इन चारों दोस्तों को भी एमसीएसी करने का शौक था। एक ट्यूशन मैं वो डिफेंस में पढ़ाने जाता था, क्लिफ्टन में। वहाँ से उस उनसे मैंने बड़े अच्छे पैसे उनसे भी लिए कुछ। फिर एक ट्यूशन मैंने अपने इलाके में पढ़ाई, वो मेरे दोस्त थे इलाके वाले, क्योंकि हर कोई चाहता था आगे बढ़ना। शकील पानवाला, नवीद और ज़िया, ये सारे वो दोस्त हैं जो अपने-अपने अच्छा, प ये अपने शकील पान वाला मतलब ये एक्चुअल पान वाला था या उसका नाम ये पान वाला चूँकि रखा हुआ था? मैंने ये बताया नहीं कि मैं कराची से हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो एंड आई टेक गुड प्राइड टू बी अ मेमन। तो शकील पान वाला जो है वो ज़ात थी, यानी कास्ट थी, हाँ, वो कि आपको पता है मेमन मेमन होती है। में जो है वो हाँ। लास्ट नेम इस तरह के होते हैं। तो शकील भाई के घर पे जाके, तो हम लोग जो है वो मैं उनको टीच करता था, क्लिफ्टन पढ़ाने जाता था और यूनियन कॉलेज में 3 दिन जाके मैं टीच करता था। उसी दौरान शुरू अर्ली अय्याम में क्या हुआ, जब मेरा एमसीएससी मुकम्मल हुआ और अभी यूनियन कॉलेज के साथ बातें चल रही थी मेरी, अभी शुरू नहीं हुआ था। तो एक इश्तिहार आया अखबार में, न्यू होराइज़न्स के नाम से एक कंपनी थी सऊदी अरब की। तो उन्होंने कहा जी हमें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियर्स चाहिए। तो उन्होंने कराची मैरियट होटल में जो है वो इंटरव्यू रख दिए। मैं भी चला गया। अच्छा, मैं चला गया, अगेन मेरी उम्र 18-19 साल थी। वहाँ मैं चला गया, सारे कोई दाऊद का ग्रेजुएट, कोई एनईडी का ग्रेजुएट। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ या अल्लाह! क्या होगा? तो उन्होंने क्या था कि उन्हें चाहिए थे सऊदी अरब के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंस्ट्रक्टर्स और फील्ड में काम भी करवाना था उन्होंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो 40 से 50 बंदा था, सबके उन्होंने जो है वो ऑडिशन लिए कि आएँ जी ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक टीच करें, और टॉपिक रैंडम। ये टॉपिक टीच करें, ये टॉपिक टीच करें, और सारे चीते सामने बैठे हैं, सबने आपको गिद्ध बन के सवालात करने। क्योंकि हर कोई आया हुआ है आपको फेल करने के लिए, खुद कामयाब होने के लिए। बहरहाल क्या हुआ कि वहाँ पे 3 लोग सेलेक्ट हुए 50 में से। उन 3 में से एक मैं सेलेक्ट हो गया, सऊदी अरब की जॉब के लिए। अब वो जॉब थी 5,600 रियाल की। उस वक़्त रियाल मेरा ख़्याल है 15-16 रुपए का था, तो कि 60-70 हज़ार रुपए माहाना की जॉब थी। तो जो साहब वहाँ से आए थे उन्होंने हम तीनों से मुलाकात की, और मैं अकेला था जिसके पास कोई डिग्री-विग्री कोई नहीं थी, लेकिन स्किल अल्लाह ने दी थी। पहले दिन मुलाकात होगी, उन्होंने पासपोर्ट-वासपोर्ट देखी, उन्होंने कहा जी कल जाके आप अल जदीद के नाम से एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थी हसन स्क्वायर पे, तो वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें। मैं 1-2 दिन बाद अल जदीद चला गया। जब वहाँ पे गया तो ऊपर उन्होंने मेरा नाम-शाम, उन्होंने कहा जी आपका तो नाम ही नहीं है। मैंने कहा, "भई क्या बात कर रहे हो?" क्योंकि मैं तो जंग जीत चुका था मेंटली कि यार मैं सऊदीया जा रहा हूँ और बड़ा जनाब तबाही फेर देंगे। तो उसने कहा कि आपका तो नाम ही नहीं आया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो उसने अंदर चेक वेक किया और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसने आके मुझे कहा कि भाई सऊदीया में मिनिमम एज है जॉब की 21 साल। तो आपकी एज चूँकि 19 साल है तो इसलिए आपका नाम जो है ओह! वो अच्छा। लिस्ट से रिमूव हो गया। अब आप सोचें कि वो कैसा ड्रॉबैक होगा किसी ऐसे के लिए जो बाहर जाना चाह हाँ, रहा था और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना चाह रहा था। लेकिन ये बात याद रखें कि जो आप चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपके लिए बेहतरी हो। तो अल्लाह ने क्या बिल्कुल। निज़ाम किया कि मैं उस 60,000 या 70,000 की जॉब पर तो सऊदीया नहीं जा सका।
लेकिन अल्लाह ने मुझे कराची में अपने घर वालों के साथ बैठ के महीने का 1.5-2 लाख रुपए दिए। तो मैंने फिर वो कराची में वो काम किया, लोगों को जो है वो अवेयरनेस दी, लोगों को ट्रेन किया, तो मेरी एज़ एन एकेडमिक एक टीचर एक पहचान थी और मज़ीद मज़बूत हो गई। फिर लेकिन मैंने एमसीएसी के बाद भी कोर्सेज़ करने नहीं छोड़े। तो एक इंस्टीट्यूट था कंप्यूटर ट्रेनिंग, सीटीटीसी, कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, फ़र्रुख निज़ामी साहब का, शारे फैसल पे, किसी का नाम मैं भूला नहीं, सब बड़े प्यार वाले थे। वहाँ जाके मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो ईमेल प्लेटफ़ॉर्म था उसके कोर्सेज़ किए, प्रॉक्सी सिस्टम के सारे पुराने नाम, ये सारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं आईटी वाले, ये समझ जाएँगे। वो कोर्सेज़ मैंने किए, फिर फर्दर एग्ज़ाम्स दिए, गाड़ी चलती रही। लेकिन साल 1 के बाद कराची में ये मामला थोड़ा थमना शुरू हुआ एमसीएसई का। एक होता है ना, आता है, स्पाइक आती है, फिर मामला स्लो होता है। और उसी दौरान मैंने इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया था, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। तो हमने पहले, मेरे अब्बू ने एक किसी के थ्रू हमें पता लगा था, एक साहब थे, उनका अब नाम लेना बेकार है। उन्होंने उनके थ्रू अप्लाई किया, वो हमारे भी पैसे खा गए और लोगों के भी पैसे खा गए, 2-2 4-4 लाख रुपए इस वादे पे कि आपका मैं लंदन यूके से केस कर रहा हूँ, अभी इंटरव्यू आने वाला है, ये आने वाला है। तो हम पहले ही जो है मार खा चुके थे मेरे आईटी के सफ़र से पहले। तो हुँ। उस दौरान हमें एक और साहब मिले, तो लेकिन उनके साथ खर्चा बहुत कम था, फिर कुछ अपनी एफर्ट के साथ भी हमने फॉर्म-शॉर्म उनके साथ मिलके भरने थे, तो अच्छा, उनका नाम। if you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि आपको माशाल्लाह इतनी अर्ली एज में सक्सेस मिली पाकिस्तान में, कराची में टीचिंग के दौरान, और मेरे ख़्याल में उस वक़्त यानी कि 1998 99 के ज़माने में 1.5 लाख रुपए कमाना महीने की बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि आज की तारीख़ में अगर उसको हम इक्विलेट करें करेंसी एक्सचेंज के हवाले से, तो 4 से 5 लाख रुपए तो बनेंगे ईज़िली, नहीं, नहीं, या ज़्यादा उससे तो बन ज़्यादा बने। बने। नहीं, नहीं, उस ज़माने के हिसाब से आप डॉलर्स में चलिए तो पाँ $6,000 सैलरी थी मेरी। तो अगर आप हुँ। $6,000 को आज के ज़माने से इक्वेट करें, तो $1,000 $2 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है? तो 12 हाँ, लाख तो ये रुपए, तकरीबन यानी आज अगर कोई देखे, जबकि आज जिन लोगों को मैं छोड़ के आया पाकिस्तान में, अगर मैं कनाडा ना आया होता और अगर मैं हुँ, पाकिस्तान में प्रोग्रेस करता, तो आज वो लोग जिनको मैं छोड़ के आया, वो पाकिस्तान में 40 लाख, 50 लाख रुपए की सैलरी पे पहुँच चुके हैं, पर मंथ। पर मंथ। उन सैलरीज़ पे वो अच्छा, लोग पहुँच चुके हैं, यानी आप उस ग्रेड का काम जो है वो कर रहे थे उस ज़माने में। तो सवाल ये बनता है कि इतनी अर्ली एज में आपको इतनी अच्छी सक्सेस मिल गई, तो फिर आपने क्यों सोचा सब चीज़ें छोड़ के कनाडा की तरफ आने का? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो चूँकि मेरा ताल्लुक मिडल क्लास फैमिली से था और मेरा हमेशा से जो है वो इस चीज़ पे थोड़ी बहुत समझ थी, कुछ दुनिया को देख के, कुछ पता नहीं किसी भी हवाले से, कि मैं आज भी इस बात का कायल हूँ कि मिडल क्लास से फैमिली से किसी न किसी एक बंदे का बाहर होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई हुँ, एक भी बच्चा-बच्ची बाहर निकल जाता है, ख़ास तौर पे लड़कों में से, तो ना सिर्फ़ वो जाके अपना करियर भी बनाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो है वो पीछे घरवालों की बेहतरीन सपोर्ट कर पाएगा। ये एक सोच थी, जबकि सपोर्ट तो वहाँ 1.5-2 लाख रुपए कमा के भी बेहतरीन हो सकती थी और हो रही थी। लेकिन एक होता है ना कि हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम है माइंड का, पाकिस्तान में रहने वालों का, मेजॉरिटी लोगों का, कि जी बाहर जाना है। तो मेरे ज़हन में भी हुँ, वो था कि यार बाहर जाके कोई बड़ा काम करें। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकली हम बहुत पीछे थे उस ज़माने में, तो जो बाहर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, कुछ बड़ा करना था, तो उसके लिए बाहर जाने की आपको सोच रखनी पड़नी थी। तो फिर हमने जो है वो इमिग्रेशन के लिए दोबारा अप्लाई किया, फिर मैंने अपना अप्लाई किया। पहले तो अब्बू का अप्लाई हुआ था जिसमें हमारे पैसे चूना लग गया।
तो फिर हमें एक साहब मिले, उनका नाम गाज़ी, अगर वो भी हयात हैं तो अल्लाह उनको मुबारक करे। तो उन्होंने हमें हेल्प की इमिग्रेशन के फॉर्म्स भरने में। तो वो ज़रा ऐसा सेटअप था कि एक पर्सनल लेवल पे फॉर्म्स भरे जा रहे थे, ना कि किसी कंसल्टेंट को जो है वो दिया जा रहा। तो उसमें मुझे मेरी अपनी पूरी स्टोरी पता थी कि हम क्या फॉर्म भर रहे हैं। मैंने एज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था अपने उस 15 महीने के डिप्लोमे की बेस पे। क्योंकि एमसीएसई तो कोई डिग्री थी नहीं, ना कोई डिप्लोमा था कि जिसका आपको कोई बेनिफिट मिलना था। तो हुँ, उस दौरान क्या हुआ, कराची में जब थोड़ा-सा मार्केट हल्की हुई, लाहौर से मेरा प्यार, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, हमारा पूरा बचपन जो है वो जून-जुलाई की छुट्टियाँ लाहौर में नाना के घर पे, मामूओं के साथ, कज़िन्स के साथ गुज़री। तो लाहौर से जो उनसियत है वो बयान से बाहिर है। और आज जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, मेरे वालिदैन के बाद मेरे मामूओं का, नाना का, इनका बड़ा रोल है कि हर स्टेप पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो उसमें जो है वो लाहौर जब मैं गया, तो मुझे था कि यार मैं जो है ना अभी इमिग्रेशन अप्लाई की भी है, साल डेढ़ साल लगेगा, तो क्यों नहीं लाहौर में जाके भी थोड़ी जॉब शॉप की जाए। तो मैं लाहौर गया, तो लाहौर में एक इंस्टीट्यूट था नाइकॉन के नाम से। 2 इंस्टीट्यूट बड़े टॉप थे एमसीएसी के। दोनों में अप्लाई किया, नाइकॉन ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और उनके जो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने कहा जी ये टॉपिक टीच करके दिखाएँ। अब अल्लाह का फ़ज़ल था कि टीचिंग का समझ भी थी और इतना हाथ मज़बूत था एमसीएसी पे कि आइज़ क्लोज़ वाली गेम थी। तो उन्होंने मुझे सबसे मुश्किल टॉपिक दिया कि आप ये वाला पता नहीं क्या टॉपिक था, मुझे अब याद भी नहीं, ये टीच करें। मैंने, और उनके सीनियर बंदे बैठे थे, मैंने वो 10-15 मिनट में सारा मंजन बेच दिया उनको। उन्होंने कहा जी बंदा सॉलिड है। तो रात को जो इंस्टीट्यूट के ओनर थे असद कियानी, ये सारे वो लोग हैं जिनका हिस्सा है मेरी जर्नी के अंदर। तो साकिब साहब ने इंटरव्यू लिया, मुराद कियानी ने, असद कियानी, खुर्रम कियानी। असद साहब ने मुझे रात को बुलाया और कहा जी कितने पैसे लोगे? अच्छा ये जॉब थी पाकिस्तान कराची में, तो मैं अय्याशी वाला काम करता था। अच्छा मुझे भी था कि साल 1 है जो मिल जाए कर लूँगा। तो मैंने कहा कि देखिए मैं तो कराची में इतने पैसे लेता हूँ, कह रहे इतने तो हम नहीं दे सकते, तो हम आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे लेंगे। मैंने चलिए बताएँ, तो उन्होंने मुझे 25,000 30,000 25,000 रुपए ऑफ़र किए। अच्छा 25,000 भी बड़ी रकम थी। अच्छा मैं तो तफ़री करने आया था लाहौर साल भर के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक तो है जी। तो आप वो कराची की जॉब छोड़ चुके थे जो आपको 1.5 लाख रुपए महीने में हाँ, मिली हुई कराची थी? में मैंने कहा ना, कराची में जब स्टूडेंट फ्लो थोड़ा वीक होना शुरू हुआ, क्योंकि आप एक को एक मैं 3 क्लासेस कराची में पढ़ा रहा था। अब जो चौथी 5वीं क्लास जब नहीं बनने लगी, तो फ्लो डाई डाउन होने लगा। तो मैंने कहा चलो लाहौर जाके थोड़ा फन कर लेते हैं। नौकरी का मूड भी नहीं था, लेकिन नौकरी मिल गई। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हुँ, मैं करता हूँ काम। अच्छा जी, तो उन्होंने मुझे हायर किया पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जीसी, जो लाहौर के रहने वाले हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि पंजाब के आईटी के इंस्ट्रक्टर हमने ट्रेन करने, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। तो मैं असद कैनी साहब के साथ चला गया, हाई एंड जो कोर्सेज़ थे उनके साथ मैं वो टीच कर रहा था वहाँ पे। उसी दौरान इस्लामाबाद में इनके कैंपस में कोई इंस्ट्रक्टर इन्होंने हायर किए थे कराची से, जो मुझे उन्होंने बात बहुत बाद में बताई। वो पंजाब में एक क्लास में 100-100 स्टूडेंट बैठता था। और एक बात बता दूँ, कराची और पंजाब के फ़र्क में कि पंजाब का स्टूडेंट उस्ताद की बड़ी इज़्ज़त करता है। और कराची का जो स्टूडेंट था उसके अंदर थोड़ी-सी जो है ना वो शर्म और हया कम है। तो वो उस्ताद की वो रिस्पेक्ट नहीं देखी मैंने कराची में जो पंजाब में देखी। पंजाब में जनाब अच्छा। स्टूडेंट आपके सर, सर आगे-पीछे चाय-पानी, इधर चले, उधर चले। तो इस्लामाबाद में इन्होंने मुझे कहा जी वीकेंड पे आप इस्लामाबाद जाएँगे और वीकडेज़ में लाहौर में करेंगे। अच्छा मुझे ट्रैवल का बड़ा शौक था पहले से ही। मैंने कहा बल्ले-बल्ले कोई इश्यू नहीं, इस्लामाबाद जाएँगे। इस्लामाबाद गया तो अहमद फरीद साहब दुबई से आए थे और अहमद, दूसरे हमारे एक और थे अहमद, बाकी रिज़वान, अंजुम, अली, ये सारे वो लोग हैं जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये कि वहाँ उन्होंने मुझे कहा जी कि रात आप जो है ना ज़रा 1 आध दिन ज़रा एडजस्ट हो जाएँ। तो आपने अच्छा मुझे बड़े अंदाज़ से, उल्टे अंदाज़ से वो बातें करते रहे ना कि आप अच्छा आप पढ़ा लेते हैं, अच्छा ये अच्छा, मैं समझूँ नहीं कि चक्कर क्या है? तो ख़ैर क्लास का टाइम आया, 100 बंदा बैठा हुआ है क्लास के अंदर। तो अहमद फ़रीद साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये उवैस इकबाल साहब हैं, कराची से आए हैं, ये वो है, तो ये हमारे साथ आज ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर ये क्लास शुरू कर देंगे। अच्छा ऑब्ज़र्व क्या अच्छा उस करना, वक़्त आपकी उम्र क्या थी? वही 18-19 साल? 19 के एंड में होऊँगा, तो क्लास को मैंने पहले दिन ही कैरी कर लिया। अब मैंने कैरी ये बड़ी क्लास, बात है यानी कि उस ऐज के अंदर इंसान वैसे ही बड़ा शाय होता है और जनरली, है ना? और अगर आपको 100 बंदों की क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाए, यानी कि मुझे मुझे याद है मुझे जब एनईडी में टीचर हमें बोलते थे ना आके प्रेज़ेंटेशन दो, तो हमारी टाँगें काँप रही होती थी। तो इस तरह का इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था मैं। तो ये आपकी स्टोरी से मुझे ये पता चल रहा है कि आप यानी कि नेचुरली जो है एक्स्ट्रोवर्ट थे शुरू से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह सही बात ये है?
हाँ, ऐसा ही है। एक्सट्रोवर्ट लफ्ज़ तो बहुत देर के बाद में पता लगा कि ये कोई वर्ड भी होता है। हमें तो पता नहीं ना कि ये तो हमने यहाँ पे हुँ। बाद में आके सीखा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कसम से। वरना हमें तो ये था कि बस ठीक है, ये मैं हूँ, ये आप हैं, ये वो है। हमें तो वो डेफ़िनिशंस भी नहीं पता ना किसकी क्या प्रोफ़ाइल है, ये तो हमने वक़्त के साथ-साथ सीखी। तो बस ये अल्लाह का फ़ज़ल था कि लोगों से मिलना, उठना, बैठना, बाहर की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो मुझे मौका मिला। तो मैं कभी भी जो है वो पढ़ाकू इस सेंस में नहीं था कि मुझे टॉप 3 पे आना है। लेकिन मैं इस सेंस में ज़रूर था कि मवाद पूरा जमा करके रखो, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले जान मारनी है और अच्छे नंबरों से पास होना है। तो मेरे दोस्त खालिद, खुर्रम, बाबर और हम सारे जो है वो अब पढ़ाइयाँ करते थे। अच्छा, मैं स्कूल में सी सेक्शन में होता था, यानी सी सेक्शन वो होता था जो पढ़े-लिखे बच्चे होते थे, यानी जो अच्छी पोज़ीशन वाले होते थे। फिर बी उससे एक दर्जा नीचे, और ए जो है ना जबकि उलट है, जो ए वाले होते थे वो बिल्कुल लो कैटेगरी होती थी, यानी कम मार्क्स लाने वाले और ज़रा थोड़े छिछोरे स्टाइल वाले। लेकिन होता मैं सी में था, दोस्ती मेरी बी और ए में थी। ठीक है, मैं मतलब ग्रेड्स वाइज़ सी में था, लेकिन बिहेवियर वाइज़ और अवाम से इंटरैक्शन वाइज़ बी और ए के साथ था, जहाँ मेरा दिल टूटता था। तो ख़ैर एनीवेज़, तो हम बात कर रहे थे उसकी लाहौर की, इस्लामाबाद की। तो जब मैंने वो क्लास पहले दिन टेक ओवर कर ली, तो मैंने अगले दिन अहमद फ़रीद साहब को पूछा, मैंने, अहमद फ़रीद साहब, ये आप लोग जिस अंदाज़ से मुझसे बातें कर रहे थे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि आपको क्या चीज़ का शक था? फिर वो खुले, फिर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, जी भी पिछले 2 हफ़्ते पहले एक इंस्ट्रक्टर हमने हायर किए थे, वो भी शायद कराची से आए थे। तो जब वो क्लास में आए और उन्होंने क्लास में 100 बच्चा देखा, तो वो क्लास देख के ही थोड़ी देर बाद टीचिंग शुरू करने से पहले ही वो चले गए, क्लास से ही चले गए। और घबरा गए। स्टूडेंट कह रहे हैं, टीचर कहाँ है? जी हमें हमारे पैसे वापस दो। ये तो हमें घबराहट ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी पैर हिल रहे हों और हम मुश्किल में पड़ जाएँ, क्योंकि अहमद फरीद साहब को इंस्टीट्यूट ने दुबई से बुलाया था कि आप आके 1 हफ्ता क्लास सँभालें। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अल्लाह खैर रखे, उनको भी अल्लाह आसानी करे। बहरहाल फिर वहाँ मैंने कोई 7 से 8 महीने, इस्लामाबाद का मैं रेज़िडेंट हो गया। कंपनी ने हमें अपार्टमेंट दिया था, कुक दिया था, सारे इंतज़ामात दिए थे। तो मैंने वहाँ पे अल्लाह के फ़ज़ल से इतनी मौज की, मेरे अंडर 1400 हाँ। स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 13-1400 एमसीएसई के, और कुछ जूनियर इंस्ट्रक्टर्स थे जिनको मैंने ट्रेन किया। और वहाँ अल्लाह ने बड़ी जो है वो ताल्लुकात बनाए, क्योंकि वहाँ होता ये था, अगर यासीन भाई उस ज़माने में ये कोर्स अमेरिका, कनाडा में $20,000 का होता था और पाकिस्तान में ₹30,000 का होता था। तो बहुत सारे लोग 6-6 महीने छुट्टियाँ लेके पाकिस्तान आ जाते थे। तो उन्हीं में से एक हुँ। नाम था मसूद अहमद सिद्दीकी साहब का। मसूद भाई ओरेकल पढ़ने आए थे, तो उनके कज़न मेरी क्लास में, या दोस्त मेरी क्लास में एमसीएसई थे, और मैंने भी कनाडा का अप्लाई किया हुआ था, तो उस चक्कर में मेरा वहाँ से उनसे हलवाई हुई। अब उस हलवाई का आप ताल्लुक देखें कि जब जून 26, 2000 को मैं कनाडा उतरा, तो मुझे एयरपोर्ट पे लेने वाले मसूद भाई थे, और पहला हफ़्ता मैंने जिनके घर पे गुज़ारा वो मसूद भाई थे। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करूँगा। पब्लिक स्पीकिंग एक इतनी बड़ी स्किल है, जिसका अंदाज़ा मुझे काफ़ी देर में पता चला अपनी अपनी करियर लाइफ़ के अंदर, और उसमें मैंने आपसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मैं जब जब मैं आपको देखता था एज़ अ पब्लिक स्पीकर, तो ऑफ़ कोर्स वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी होती थी। तो थोड़ा-सा बताइए यंग लोगों के लिए जो उस वक़्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि ये कितनी बड़ी स्किल है, और अगर किसी के अंदर नेचुरली नहीं है ये, यानी कि आप में तो नेचुरली थी ना, आप 17-18 साल की उम्र में ही जो है 100 बच्चों के सामने खड़े होके क्लास ले रहे हैं। अगर किसी में नहीं है तो उसको डेवलप किया जा सकता है? इज़ इट ईज़ी टू डेवलप ओवर टाइम? देखिए, मैं तो इस बात का कायल हूँ, और हर एक को ये बात सुननी समझनी चाहिए कि कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते, ठीक है? अल्लाह ने हमें उन तमाम चीज़ों के साथ पैदा फ़रमाया है कि अगर हम चाहें, तो हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके दिमाग में घुस जाए कि आपने K2 चढ़नी है, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप चढ़ के दिखा देंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं यार, मैं तो खामोश तबा आदमी हूँ, मैं नहीं बोल सकता, मुझसे नहीं बोला जाता, इसको आपने एक प्रॉब्लम लेके चलना है। अगर आप इसको एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे, तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूँढ लेंगे। आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की किसी स्केल तक तो ले ही आएँगे। लेकिन अगर आपको उसकी रियलाइज़ेशन ही नहीं, किसी ने आपको बिठा के समझाया ही नहीं, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? तो ये बात तो आप याद रखें कि पिछले दौर में भी, आज के दौर में भी, और आइंदा आने वाले दौर में भी, जो बंदा कम्युनिकेट करना नहीं जानता, जो बंदा अपना व्यू पॉइंट सामने रखना नहीं जानता, अपने आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट देना नहीं जानता, तो ज़ाहिर है उसको दूसरे लोगों का हमेशा सहारा लेना पड़ेगा कि जो उसकी बात करें। तो यासीन भाई, बिल्कुल जो आपने बात कही, अक्सर मेंटरशिप सेशन में मैं यही कहता हूँ कि आप जो है वो बोलना सीखें, और ना सिर्फ बोलना सीखें, इफ़ेक्टिवली बोलना सीखें। वो लोग भी कामयाब नहीं हैं
कि जो अगर 10,000 जुमले बोले गए तो 9,970 आपके हैं और 30 किसी और के हैं। ये बोलना नहीं है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलना है, जो कि इस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मौका है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पब्लिक स्पीकिंग का जो ये एक मुझे रियलाइज़ेशन काफ़ी देर में हुई अपनी लाइफ़ के अंदर कि यार पब्लिक स्किल जो है, पब्लिक स्पीकिंग की ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ख़ास तौर पे अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा एक्सपोज़ कर रहे हैं। हम जैसी जॉब करते हैं सेल्स की, तो उसमें तो ये एक नेसेसरी स्किल है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैंने तो फिर उसको ओवर टाइम सीखा और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये अगर मैं पहले सीख लेता, लेट्स से अगर जब मैं 22-23 साल का था यंग अपने करियर में, तो वो फिर मुझे काफ़ी हेल्प करती करियर प्रोग्रेशन में। तो ये एक मैं मैसेज देना चाह रहा था इस वीडियो के तहत कि भाई जो भी यंग बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो, तो ट्राई टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल क्योंकि उसने आपके जो करियर को शेप करना है आगे जाके वो फिर आपको एक एक तरह से स्टैंड आउट करेगा क्राउड के अंदर। 100% बिल्कुल। बिल्कुल इसको रियलाइज़ भी करें और इसको सीखें, और सीखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आप जाके सर्च भी करें। और अगेन याद रखें, जो मैंने जुमला बोला है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, तो अगर आपके अतराफ़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे बेहतर बोलना जानते हैं, आपसे बेहतर समझ रखते हैं, आपसे बेहतर दुनिया का विज़न रखते हैं, तो उनके साथ दोस्ती, अच्छी दोस्ती इस्तवार करें, ताकि आप उनके शैडो में रह के भी कुछ न कुछ सीखने वाली पोज़ीशन में आएँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा, फिर ये इस्लामाबाद की तो कहानी हो गई, मैं रैप अप मोड में आता हूँ क्योंकि कहानियाँ तो बहुत लंबी हैं। लेकिन जब इमिग्रेशन का मेरा इंटरव्यू आया, मैंने अप्लाई किया था इस्तांबुल अनकरा तुर्की से, क्योंकि उस ज़माने में तुर्की से 15 महीने में हो जाता था, इस्लामाबाद में 4 साल लगते थे, कोलंबो में 18 महीने लगते थे, वगैरह-वगैरह। तो मैंने अनकरा से अप्लाई किया। इंटरव्यू की कॉल आ गई, वीज़ा भी लग गया, तो पहली मर्तबा मैं पाकिस्तान से बाहर निकला। अलिफ बे कख कुछ नहीं पता। ज़ाहिर है आपको पता है कि हम कहाँ पाकिस्तान में जो है वो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोज़र और ज़माना भी नहीं था सोशल मीडिया का। उसको भी फ़ास्ट ट्रैक करके बताया, तो उसमें भी एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने मुझे हेल्प की कि भई अनकारा का स्टेशन किस तरह का है और कैसे आना है, कैसे जाना है। फैज़ नाम था उनका। तो जब मैं वहाँ पहुँचा इंटरव्यू के लिए, तो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए पहुँचा, तो वो लड़का जो मेंटली अब कनाडा में रह रहा था कि इमिग्रेशन होने वाली है, कनाडा चला जाऊँगा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, पहले 3 मिनटों के अंदर। वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो मॉन्ट्रियल का रहने वाला था, गोरा। कैनेडियन एम्बेसी पेरिस से अभी नया-नया मूव हुआ था अनकारा में। आज भी मुझे उसकी शक्ल याद है। तो उसने क्या किया, उसने मुझे बिठाया, मुझसे 2-3 सवालात पूछे, और हार्डली 3-4 मिनट के अंदर-अंदर ही उसने मुझे कहा कि मैं आपका केस रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, और जो है वो आप 2-4 साल बाद फिर अप्लाई करना। जस्ट इमेजिन, इंटरव्यू पे हुँ। आपको ये कहा जा रहा है कि दैट्स इट, गेम ओवर। मैंने कहा भाई, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी वहाँ पे। मैंने उससे बोला कि भाई हेलो, कि जितनी अंग्रेज़ी आती थी, मतलब इतनी कोई फ्लुएंसी तो थी नहीं हमारी। कराची के मिडल क्लास के रहने वाले, जैसे-तैसे केस फाइल किया। तो मैंने उसको टूटे-फूटे जैसे भी पूछ सकता, मैंने पूछा भाई मतलब क्या हो गया कि तुम मुझे क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि यू आर टू यंग, अभी तुम छोटे हो, ठीक है? यू नीड टू गेन मोर एक्सपीरियंस और ये वो अला-भला, तो तुम जो है ना 2-3 साल के बाद अप्लाई करना। मतलब मैंने तो वो नो तो लेना ही नहीं था। मतलब नो, अगर देखिए वो जो बात अभी आपने कही कि आपको बोलने की सलाहियत ना हो, थोड़ी बहुत हाज़िर-दिमागी ना हो, तो अगर आप नो को नो लेके घर आ जाएँ तो यू मे बी अ लूज़र, राइट? तो मुझे उस वक़्त अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने उसको पूछा, मुँह में उसके उँगली डाल के मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मुझे बताओ कि क्या वजह हुई है? क्योंकि जो पॉइंट्स चाहिए थे उस ज़माने में 70 पॉइंट्स चाहिए थे इमिग्रेशन के लिए। तो मेरे मुँह से निकला, मैंने उसको बोला कि मुझे आप ये बताएँ कि मेरे कितने पॉइंट्स कम हैं? अच्छा, हुआ क्या था, जब मैंने केस फाइल किया था, तो हमने अपने पॉइंट्स बनाए थे कुछ 77, एक आध 2 जगह एक्ज़ैजरेट भी करता है इंसान। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि यू आर लैकिंग विथ 2 पॉइंट्स। अब देखिए, आप टेक्निकल लैंग्वेज में सवाल मुझसे अल्लाह ने करवाया, तो मुझे टेक्निकल लैंग्वेज में उसने जवाब दिया। उसने कहा यू आर लैकिंग विथ 2 पॉइंट्स, यानी उसके हिसाब से मेरे बने 68। ओए होए! तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अच्छा, तो फिर मैंने अगला सवाल किया, मैंने कहा अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि आपने मुझे ऐज सेक्शन में कितने पॉइंट्स दिए? अच्छा, ऐज का ये होता था कि 21 से 44 अगर आपकी ऐज है तो 10 में से 10, अगर 1 साल कम है या 1 साल ज़्यादा है तो हर साल के 2 पॉइंट माइनस होते थे। हाँ। तो उसने कहा कि मैंने आपको ऐज में दिए हैं 8 पॉइंट्स। मैंने कहा भाई क्यों? अभी देखिए सब अल्लाह पाक, मेरा होना था तो मेरी ये फ़िल्म चल रही है, ठीक है? मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा, मेरा इंटरव्यू हुआ था 12 मई 2000 को। 12 मई 2000 या 99 कुछ ऐसा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाईजान,
एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू व्हाइल आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेरी एज 21 हो चुकी, क्योंकि नवंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, इंटरव्यू मेरा मई में था, तो जिस नवंबर से मैं गुजरा था तो मैं 21 का बस अभी हुआ था। तो मैंने कहा मैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो 21 का हूँ, एप्लीकेशन के टाइम पे शायद 20 का था या लेट 19 में था। हाँ। वो भाई जनाब वो सकते में आ गया, वो पॉज हो गया, वो अंदर चला गया। अब मैं अकेला बैठा हूँ, मेरी जो है वो दिल धक-धक, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा? वो भाई 3-4 मिनट के बाद कमरे में वापस आया और वापस आने के बाद वो कह-कहे मारे। वो हँस रहा है। वो हँस रहा है, मेरी जान जा रही है कि भाई क्या कर रहा है ये? तो उसने मुझे जुमला बोला, उसने कहा कि यू हेल्प्ड योरसेल्फ। मैं अब मुझे इतनी कहाँ अंग्रेज़ी आती थी, मैंने कहा भाई मतलब बता क्या है? ये बता काम हुआ कि नहीं हुआ? कह रहा है यू आर राइट कि मैंने जाके चेक किया है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तुम 21 के हो चुके हो, तो मुझे तुम्हें एज सेक्शन में 10 में से 10 देने चाहिए। वहाँ उसने मुझे एज सेक्शन में 10 नंबर दिए और मेरी वो इमिग्रेशन जो 5 मिनट के अंदर रिफ्यूज़ हो चुकी थी, वो अल्लाह के फ़ज़ल से जो है लो। वो पॉज़िटिव कन्वर्ट हुई। मैंने जेब से $975 लैंडिंग फ़ीस होती थी उस ज़माने में। मैंने $975 कैश निकाले, मैंने कहा ये पकड़ भई। मैंने कहा अभी पकड़िए पैसे, इससे पहले तेरा इरादा बदल जाए। वो कह रहे नो, 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 नो कैश, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अब हमें क्या पता? मैंने कहा भाई फ़ीस लो, फ़ीस खत्म, केस खत्म करो। उसने कहा नो कै यहाँ पे तुर्की में फ़ीस नहीं लेते, हम बाद में आपको मेडिकल भेजेंगे, फिर बाद में ये होगा, वो होगा। तो ये अल्लाह का करम था, मैं वहाँ से ये कामयाबी लेके वहाँ से चला। और फिर घबराहट में ही था, पता नहीं कहीं इनका इरादा ना बदल जाए। तो फिर 2-4 महीने के बाद मेडिकल पेपर्स आए, फिर इमिग्रेशन हुई, फिर हाँ, कनाडा आया, फिर एक अलग सफ़र का आगाज़ हुआ, जिस पे मेरा ख़्याल है अनदर टाइम बात की जाए। तो बिल्कुल। उस सिलसिले में जो है वो 2000 जून 2026 को मैं कनाडा पहुँचा और मसूद भाई जिन्होंने मुझे रिसीव किया और फिर कनाडा की स्ट्रगल का आगाज़ हुआ। कुछ नहीं पता था, क्या होगा, कैसे होगा? मुझे डिग्री नहीं है, मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी? और मुझे बड़ा अफ़सोस था कि जब मैं उतरा तो मसूद भाई के साथ हमारे एक और दोस्त थे, उनका कसूर नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा एयरपोर्ट से घर आते हुए, पहली रात है, एयरपोर्ट से घर आते हुए कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, "अच्छा आपकी स्किल्स क्या हैं?" मैंने कहा, "यार मेरा माइक्रोसॉफ्ट का बैकग्राउंड है और टीचिंग का बैकग्राउंड है, ये वो ना।" उनका यूनिक्स का बैकग्राउंड था उस ज़माने में। उन्होंने कहा, "भूल जाएँ भई, यहाँ पे तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। ये पहली रात को कोई आपको ये बात कर रहा है।" ठीक हाँ, है? और आज उनको भी पता है कि उवैस इकबाल अल्लाह के फ़ज़ल से किन बुलंदियों को छू के, कहाँ से होके, कहाँ बैठा है, ये सब रब का फ़ज़ल है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ख़्याल रखना चाहिए जहाँ कहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे जुमले आपके अंदर वलवला पैदा करते हैं। तो इसलिए मैं किसी हुँ, को ब्लेम नहीं कर रहा, बाज़ औक़ात इन जुमलों की आपको ज़रूरत होती है कि आपने राइज़ होके दिखाना है, आपने कामयाब होके दिखाना है। यहाँ मैं पॉज़ लेता हूँ, अब आप बताएँ बिल्कुल। यासीन जी क्या मेरा किस भी तरह कुछ इसक मुझे भी इस किस्म की एक मेमोरी है, जब मैं पाकिस्तान से निकला था, यूके में, तो मैं एज़ अ स्टूडेंट गया था वहाँ पे। तो हमारे कुछ कज़िन्स थे, तो वो कहते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें वहाँ जॉब-शॉब नहीं मिलेगी। वहाँ पे तो लोग ऐसे ही ऑड जॉब करते रहते हैं, स्टोर पे खड़े रहते हैं, तुम भी अपना टाइम ज़ाया करोगे, वापस आ जाओ। तो और मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था इस मामले में कि यार क्या क्या करूँ मैं? मैं इतनी मेहनत करके मैं यहाँ आया हूँ, पैसा खर्च करके अपनी सारी चीज़ें, और अब मैं डिग्री करके वापस चले जाऊँ, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं लगा रहा, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने रास्ते खोले और उसके बाद जॉब भी मिली, वीज़े भी चेंज हुए और फिर आज आपके सामने मैं मेरी स्टोरी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव आपको फीडबैक देते हैं आपकी पूरी लाइफ के अंदर, लेकिन आपने उसको एज़ ए चैलेंज के तौर पे लेना है। यानी कि अगर आपका इरादा है कि आपने कुछ आपने आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल भी रहा है, तो अगर आप उसको चैलेंज के तौर पे लेंगे ना, तो फिर वो आपको मज़ीद और मोटिवेट करेगा कि यार मैंने करना है तो करना है। लेकिन अगर आप नेगेटिव फीडबैक लेके पीछे हट जाएँ कि यार नहीं यार सब कह रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं कैसे करूँगा? मैं आपको बताऊँ कि ज़िंदगी के अंदर आप अपनी तवज्जो करें और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने आपको नेगेटिवली, चाहे किसी भी इंटेंशन से आपको रोड ब्लॉक बनने की कोशिश की या आपको नेगेटिव फीडबैक दिया या नेगेटिव कमेंट दिया, आप सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में पीछे नज़र दौड़ाएँगे तो आप सबसे ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करते नज़र आएँगे कि अगर उन्होंने आपको इस तरह छेड़ा ना होता, तो आपने जो है वो बुलंदियों को छुआ ना होता। ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल, अच्छा फिर क्या बिल्कुल हुआ, समझ मैं रहा थोड़ा-सा चाहूँगा कि अब हूँ। 5-10 मिनट अपने पॉडकास्ट को इंक्रीज़ करके ताकि स्टोरी हम मुकम्मल कर लें हाँ, सुनने वालों के हम लिए। ऐसा करेंगे कि हम एक जो नेक्स्ट एपिसोड रखेंगे, वो रखेंगे आपकी पोस्ट कनाडा जर्नी जो है, कि क्योंकि वो भी एक एक बहुत बड़ी फ़िल्म है ना, क्योंकि अलग वो जब आप समंदर है। कनाडा आए उसके बाद वो फ़िल्म जब आगे चली, तो फिर उसको भी हमने कवर करना है एक अगली एपिसोड में। तो आप 10 मिनट्स में इसको जो है रैप अप कर दें। हाँ, तो देखिए इसमें ये कि अब कनाडा वाली जर्नी पे हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ तक हम पहुँचे और ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड कैसे शुरू हुआ
और मीडिया का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैमरे का, माइक का, इस पे हम इंशाल्लाह अगली ईपी में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार शायद उवैस इकबाल बहुत लकी आदमी था, कि जो है वो लक ने हर जगह उवैस इकबाल का साथ दिया। तो देखिए बात ये है कि जो है वो लक सबके साथ मौजूद है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर खाली आप इस बात को कह के यूँ ज़िम्मा हो जाएँ और जो है वो अपनी एफ़र्ट और अपनी यकीन और उस चीज़ को सफ़र की तरफ आप आगे ना बढ़ें, तो ये आपके लिए गलत होगा। हर ज़माने में, हर जगह मैं आज भी पाकिस्तान मेरा बहुत आना-जाना है। आज भी मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को यही कहता हूँ कि आज भी इस मुल्क के अंदर बला का पोटेंशियल है। और आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में मैं कामयाब हो गया, मुझसे पहले वाले भी हुए, बाद वाले भी होंगे और होते रहेंगे। तो बस आपने जो है वो हिम्मत के साथ, लेकिन ये भी ज़रूरी है यासीन भाई कि हमारे जैसे मैंने कहा ना, एक ही अगर आज के पॉडकास्ट से अगर कोई एक ही चीज़ पकड़ ले, वो ये पकड़ ले कि आपने अपने से बेहतर इल्म वालों की तलाश में रहना है। कि जिनकी साए में आप रहें, आप कितने भी ऊपर बुलंदी पे पहुँच जाएँगे, आज मुझे भी और मुझसे और ज़्यादा कामयाब लोगों को भी मेंटर्स की ज़रूरत है, इल्म वालों की ज़रूरत है कि जो ऊपर का रास्ता दिखाएँ और आगे जाने का हमें तौर-तरीका सिखाएँ और समझें। लेकिन जो दूसरी बात है, यासीन भाई, मैंने पाकिस्तान में अब चूँकि आजकल मैं वहाँ पे मुझे मौका मिलता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लीड करने का, हायरिंग भी करने का। तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे आज की जनरेशन है, अगर सब नहीं, तो इसमें से एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है कि हमारा बिहेवियर जो है वो दुरुस्त नहीं है। डिग्री जो है वो सबकी सेम है, किसी भी क्लास में अगर 25 बच्चा पढ़ के निकल रहा है, सबकी डिग्री सेम है। लेकिन सबका काम करने का, सोचने का, बात करने का बिहेवियर बहुत मुख्तलिफ है। तो वहाँ पे जो है वो जब तक अगर हम अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर दुरुस्त नहीं करेंगे, तो बाहर की कंपनीज़ के साथ या वहाँ की कंपनीज़ के साथ आप काम तरक्की के साथ नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रियों पे फ़ोकस हो रहा है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में, बिहेवियर में और किस तरह से दुनिया में काम हो रहा है, उस पे मेरे ख़्याल से यासीन भाई, आप जैसे, मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हम अपना एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, लोगों तक इस तरह की मेंटरशिप पहुँचाने का कि कैसे वो अपने माइंडसेट को यहाँ के लिए तैयार करें। 100% बहरहाल, आपसे मैं एग्री करता हूँ। मैं आपका और शुक्रिया करना चाहूँगा यासीन भाई कि आपने मौका दिया और मैंने बहुत सारी बातें जो आपके साथ कहीं और बहुत सारी भी करना बाकी हैं, जो शायद मैंने पहले कभी कहीं नहीं कहीं। जिन-जिन लोगों का मैंने नाम लिया इस पूरे सफ़र के अंदर, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, मिलने वालों का, और ख़ास तौर पे मेरे अम्मी-अब्बू, ज़ाहिर है सबके वालिदैन बड़ी शदीद मेहनत करते हैं। हमें याद है किस तरह से पाबंदी के साथ स्कूल छोड़ना, स्कूल से हमें पिक करना, फिर हमें चूँकि मिडल क्लास वालों के पास पैसे नहीं होते ट्यूशनों पे जाने के, तो फिर जो है वो घर पे खुद पढ़ाना और मारना, पीटना, पढ़ाना, जो हमारा एक स्टाइल है, जिससे हम सीधे होके चलते हैं। तो वो सारे नतीजे के अंदर जो है वो आज हम यहाँ पहुँचे। फिर जब अगली हम जो है वो ईपी पे बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है सबसे बढ़ के तो रब का शुक्र अदा करना बनता है कि ना हमारी औकात थी, ना है, लेकिन उसने इतना करम फरमाया। लेकिन वो हर एक को सलाहियतों के साथ भेजता है, हमें अपनी सलाहियतों का इदराक होने की ज़रूरत है और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आइंदा एपिसोड में आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ पे आके किस कॉलेज में मैंने टीच किया है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता था पाकिस्तान से। अल्लाह ने मुझे उस कॉलेज का टीचर बनाया, कोर्स डिज़ाइन ज़बरदस्त। करवाए और किस-किस तरह से जो है वो हमने कामयाबी की मंज़िलें तय की। बड़ा रब का करम है और आज के दौर में भी हर आने वाला अपनी तारीख़ लिख सकता है, अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है, और साथ-साथ ये भी मैं बताऊँगा कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स मैंने की, कि जो नहीं करनी चाहिए थी। आज पीछे मुड़ के देखा जाए तो वो लोग जो सीखना चाहते हैं, वो इन मिस्टेक्स से बचें, ताकि वो मुझसे, आपसे ज़्यादा रफ़्तार से कामयाबी हासिल कर सकें। बिल्कुल, 100%। और मैं ये कहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है, इसका सोल मकसद ये था कि जो भी हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो अभी स्टार्ट दे रहे हैं करियर का या अभी अपने मिड करियर में हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें एज़ एन एग्ज़ाम्पल निकाल सकते हैं ओएस भाई की स्टोरी से कि भाई किस तरह लाइफ में उतार-चढ़ाव आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप जो करना चाहते हैं, वही आपके लिए ठीक है। हो सकता है आपके लिए अल्लाह ने कुछ और लिखा हो। लेकिन आपने जो है अपना जो विज़न है, वो क्लियर रखना है और उसी पे गामज़न रहना है। अगर एक चीज़ नहीं हुई, दूसरी चीज़ ट्राई करें, दूसरी चीज़ नहीं हुई, तीसरी चीज़ ट्राई करें। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो इवेंचुअली अल्लाह ने आपके लिए जो भी लिखा होगा आपको मिलेगा। लेकिन ये है कि चीज़ों को अडॉप्ट करना वक़्त के साथ-साथ ये बड़ा ज़रूरी होता है। एक चीज़ नहीं चली, ये नहीं कि आप उसी पे अटके रहें, उसी पे रोते रहें। ट्राई एंड समथिंग नेक्स्ट इन योर करियर। तो यही इसका मकसद था
तो वैसे भाई बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी सुन के। ऑफ कोर्स मैं हमेशा से एज ए इंस्पिरेशनल स्टोरी लेता हूँ उसको अपने लिए। और हम जो नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ करेंगे उसमें आप आपकी जो पोस्ट कनाडा जर्नी है, जिसमें आपका पूरा मीडिया का एक करियर है साइड में चलता रहा है, फिर आपका जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, जितनी भी चैरिटी इवेंट्स होते हैं मैं देखता हूँ उसमें आपकी तस्वीर कहीं न कहीं मौजूद होती है। तो वो भी एक एक पूरी एक अपनी एक स्टोरी है आउटसाइड ऑफ योर करियर लाइफ। तो उस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम भी, और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी। आपने अपनी मंज़िल का तयन करना है और उसकी तरफ चलते चले जाना है, अल्लाह पे यकीन रखते हुए और ईमानदारी के साथ, बेस्ट बिहेवियर के साथ, बेस्ट अपनी अप्रोच के साथ 100% देते हुए, और यकीनन जो है वो नताइज अल्लाह की जानिब से हैं। मेहनत करना मेरा और आपका काम है। बिल्कुल 100% एग्रीड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।